बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरबत वलीम है। खुदा करे आप लोग बखैर आफियत हो। मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल इस वक्त आप देख रहे हैं। दोपहर के 3 बजे हैं जिस वक्त मैं ये व्लॉग आज आप लोगों के लिए बना रही हूँ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खबरें जो हैं वो आ सकती हैं, अगर तो उनकी लीगल टीम की तैयारी पूरी हो, जो बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आ रही। पेशावर हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के हसूल के लिए केस की समाअत चल रही है। डिविजनल बेंच इसकी समाअत कर रहा है। इस समाअत के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले के हवाले से जो सियासी मुस्तकबिल है उसके हवाले से हम बात करेंगे। मगर उससे पहले एक चीज़ अहम, जो ये कि इमरान खान साहब ने शायद इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की कुट लगाई थी, उनको मारा था। इस हवाले से भी कुछ अहम और मुसद्दिका खबर हमारे सामने आ गई है। इसकी तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जिन दोस्तों का ये ख्याल था कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब की जो नाअहली है, ताहियात नाअहली है, उसको ख़त्म कर दिया गया है, तो उस फैसले के हवाले से इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो देखने की हमें ज़रूरत है, और क्या हमारे काजी को ये सारी चीज़ें नज़र आई या फिर उन्होंने आंखों देखी मक्खी निकल रही, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मगर तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट के अंदर बल्ले के हुसूल के लिए एक जंग जारी है। ये जंग इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की जो कानूनी टीम है उनके दरमियान जारी है, और काजी का जो रोल है वो डिविजनल बेंच सर अंजाम दे रहा है। इसमें एक तो जस्टिस एजाज अनवर साहब शामिल है, दूसरा इसके अलावा जस्टिस अरशद अली साहब शामिल है। ये 2 जजेस पर मुश्तमिल बेंच इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट के अंदर मरकजी जो अपील है उसको सुन रहा है, जिसके अंदर ये फैसला होगा कि क्या बल्ला जो है, जो बैट है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलना चाहिए या फिर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ दुरुस्त है। पहली बात तो ये है, सुबह सुबह जब ये केस की समाअत शुरू हुई तो बदकिस्मती ये है, लीगल टीम बहुत सारे फ्लॉज को जन्म दे रही है, बहुत सारे ऐसे मामलात को जन्म दे रही है जिसकी वजह से इमरान खान साहब का और करोड़ों अवाम जो कि इमरान खान की वजह से इस लीगल टीम को अपना हीरो समझते हैं, उन लोगों के जज्बात को ठेस पहुंच रही है। आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं मोहम्मद साहब, वो वहां पर पेश हुए थे। मगर जो पीटीआई की लीडिंग टीम है, जिन्होंने लीड करना था इस केस को, वो बदकिस्मती हमारी ये है कि वो पेशावर हाई कोर्ट नहीं पहुंचे थे। आधा घंटा गुजर गया, घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए। 12 बजे के बाद से ऑनवर्ड जो है वहां पर इंसाफ लॉयर्स फोरम के एडवोकेट काजी साहब वो तसल्ली देते रहे डिविजनल बेंच को कि अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। मगर 1 बज के दोपहर 1 बज के 15 मिनट के ऊपर जो है वो बैरिस्टर अली जफर साहब और बैरिस्टर गौहर खान साहब, ये दोनों वहां पर पेशावर हाई कोर्ट पहुंचे। इसके ऊपर ना सिर्फ पीटीआई के लोगों को एक झटका लगा कि पीटीआई की जो लीगल टीम है वो इस मामले को इतना संजीदगी से क्यों नहीं ले रही। हालांकि सबसे अहम मामला, दीगर केसेस भी आम है, मगर जो सबसे अहम मामला है वो बल्ले के हुसूल का है, इंतखाबी निशान के हुसूल का है, क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने उम्मीदवारों की टिकटों का इजरा कर देगी। मगर जो लीगल टीम है वो नहीं पहुंची, वो 1:15 बजे पहुंची, तो जिसके ऊपर जो जज साहब हैं, जो डिविजनल बेंच है, उसने भी बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हमें तो समझ ही नहीं आ रही कि आप इस केस में इंटरेस्टेड हैं भी या फिर नहीं है। सुबह से हम किस लिए इंतजार कर रहे हैं। ये बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स थे जजेस की तरफ से पीटीआई की लीगल टीम के हवाले से। यहाँ पर भी पीटीआई की जो लीगल टीम है उसने वही गलती की जो कि लतीफ खोसा साहब गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर लतीफ खोसा साहब बार बार तहरीरी तौर पे हवाले दे रहे थे, मगर जब इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो उसके बदले में कोई एक सफ़ा नहीं था पीटीआई की लीगल टीम के पास कि वो काजी साहब के सामने उसको रख सकती। ये बात दुरुस्त है कि सबूत देकर भी अगर उन्होंने नहीं मानना तो एक अलग बात है, मगर ग्राउंड रियलिटी ये है कि अपने केस को मजबूत करने के लिए कोई एक सफ़ा इनको प्रोवाइड करना चाहिए था, वो नहीं किया गया। आज पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी यही हुआ। जब बैरिस्टर अली जफर साहब ने ये हवाला दिया, डिविजनल बेंच के सामने ये रखा कि बल्ले का जो इंतखाबी निशान है वो इसका हुसूल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गुफ्तगू ही यहाँ से शुरू हुई कि जज साहब ने पूछा कि आप मतलब क्यों इतने मजीद हैं, आपको बैट ही क्यों चाहिए, बल्ले का निशान क्यों चाहिए। तो उस पर अली जफर साहब ने कहा कि बल्ले का निशान हमारा इंतखाबी निशान है और जो अवाम है वो इसी निशान को पहचानती है, इसीलिए हम ये चाहते हैं, हम इसी निशान से इलेक्शन में हिस्सा लेते आए हैं, माजी में भी, मुस्तकबिल में भी इसी निशान के साथ जाना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमें इसका हुसूल लाजमी है। तो उस पर बैरिस्टर अली जफर साहब ने जो वो जज साहब थे दोनों, उनके सामने ये भी दलील दी कि देखिए आप सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन का जो तरीक़ेकार है वो इंतखाबी निशान के ऊपर ही मुनहसर होता है। तो उसके ऊपर फिर जजेस ने कहा कि आप ऐसा करें कि आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसले दिए गए हैं इसमें से आप ये फैसले हमें भी ला कर दे दें। तो
यहाँ पर भी उनके पास जजेस को देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के कोई हवाले मौजूद नहीं थे। हालांकि जब वकील कोर्ट रूम के अंदर अपनी तैयारी के साथ उतरता है तो उस तैयारी में हर चीज़ शामिल होती है, हर वो चीज़ और उसका सबूत जिसके हवाले से वो बहस करने जा रहा है, जिस मामले के ऊपर वो केस लड़ने जा रहा है। इनकी निस्बत इलेक्शन कमीशन के पास दस्तावेजी सबूत थे जो उन्होंने कोर्ट के अंदर दिए, भी पेशावर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच के सामने रखे, और उसमें उन्होंने बताया कि जी देखिए इस आदमी को ये एतराज़ था। तो उसके अंदर ये मामला भी उठा कि जो 14 लोगों ने एतराज़ उठाया है तो उस पे अली ज़फ़र साहब ने कहा कि हमारी पार्टी के लोग नहीं हैं। और वैसे भी अगर हम कानून की राह को भी देखते हैं तो कानून की राह में ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन को एतराज़ है तो ऐसी शिकायत की सूरत में ये सिविल कोर्ट के अंदर मामला चल सकता है कि इलेक्शन कमीशन के पास बहरहाल इसका इख्तियार मौजूद नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले सके। एतराज़ जब तक सिविल कोर्ट के अंदर नहीं जाएगा तब तक इलेक्शन कमीशन जो है वो कानून के ऊपर हल्ला नहीं बोल सकता, और ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने कानून के ऊपर हल्ला बोला हुआ है। और इलेक्शन कमीशन का काम जो है वो पार्टी आइन के हिसाब से अपने इंतखाबात कराना है और उसका सर्टिफिकेट जारी करना है। 20 ऐसी सियासी जमातें हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं जिन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए और बड़े डूबियस और बड़े मशकूक अंदाज में कराए, मगर चूंकि पीटीआई के ऊपर इस वक्त दबाव है, पीटीआई को इस वक्त रगड़ना है, तो इसलिए सारा मामला हो रहा है। लेकिन जो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर इनकी लीगल टीम का ताखीर से पहुंचना और अभी उसके ऊपर फैसला आना मकसूद है। अगर तो आज पेशावर हाई कोर्ट फैसला दे देती है, बल्ले का निशान फर्ज कर लेते हैं कि पीटीआई को मिल भी जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल इसकी समाअत होने जा रही है। ये नहीं हो सकता कि पेशावर हाई कोर्ट बल्ला दे दे और पीटीआई इस पे सुरखरू हो जाएगी। ऐन मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन इसको अपोज कर देगा, ये ऐन मुमकिन है। और कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी इसकी प्रोसीडिंग जो है वो इसी तरह से आगे बढ़ेगी। और कल अगर आज कोई फैसला हो गया या ना हुआ तो कल सुप्रीम कोर्ट में अगर इलेक्शन कमीशन ने अपोज कर दिया तो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है वो उठ जाएगा। अब मसला ये है कि 13 जनवरी को इंतखाबी निशान जो है वो इलेक्शन कमीशन सबको अलॉट कर देगा। पीटीआई आज अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी करने जा रही है। आज का दिन बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बल्ला नहीं मिलता तो फिर पीटीआई की ये सियासी मौत है। और देखते हैं, मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि उनकी जो लीगल टीम है वो उतनी मेहनत के साथ मैदान में उतरी है, कोर्ट में उतरी है, जितनी मेहनत के साथ उन्हें उतरना चाहिए था। तो यहाँ भी मुझे वही सूरत हाल नजर आ रही है। होप फॉर द बेस्ट। मुमकिन है कि मेरा व्लॉग जब तक आप लोगों के पास पहुंचे तो उस वक्त बल्ले के हवाले से कोई ना कोई फैसला आ चुका हो, ये बल्ले का जो मामला है ये ऊंट किसी करवट बैठ चुका हो। उम्मीद करते हैं जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर्स के लिए अच्छे के लिए होगा। दूसरी बात यह है कि आज जावेद चौध साहब ये बयान कर रहे हैं कि इमरान खान जो है वो रो पड़े हैं। ईटीसी में पहले तो मैं बता दूं कि आज खान साहब की झलक देख लिया लोगों ने, वीडियो लिंक के जरिए खान साहब की जो है वो हाजिरी लगवाई गई है ईटीसी के अंदर। आज एनी हो जावेद चौध साहब ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान रो पड़े। तो मेरा ख्याल है कि जावेद चौध साहब जो है वो मामले को बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे हैं, वो मिर्च मसाला लगा के इसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। एक आदमी जो कई महीनों से जेल के अंदर है, जिसका हौसला नहीं टूटा, तो कैसे मुमकिन है वो रो पड़े। फिर कहा कि उन्होंने टिश्यू दिए गए और शायद उन्होंने आंसू पहुंचे अपने। इमरान खान के हवाले से ये जानबूझ के प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पहला प्रोपेगेंडा तब किया गया जब ये बताया गया कि इलेक्शन कमीशन के लोगों के ऊपर इमरान खान ने हमला किया, इमरान खान ने उनको आर्टिकल 6 लगाने की धमकी दी, इमरान खान ने कहा कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं जब इक्तदार में आया। एक तो ये सच्चाई भी सामने आ गई, ये सच्चाई भी आपके सामने रखती हूँ। दूसरा ये प्रोपेगेंडा अब शुरू हो गया है कि इमरान खान साहब जो है वो जेल में रो पड़े, ट्रायल के दौरान रो पड़े, उनको टिश्यू पेपर दिए गए, उन्होंने आंसू अपने पहुंचे, और जो भी मामला है। इमरान खान का हौसला जहां पर था आज उससे कहीं ज्यादा बुलंद है। यही वजह है कि इमरान खान ने जो इकोनॉमिस्ट के लिए अपना कॉलम लिखवाया, जिस भी तरीके से लिखवाया, वो बयान करता है कि इमरान खान का हौसला आज भी बुलंद है और वो टूटने का नाम नहीं लेगा। असल में इलेक्शन कमीशन का जो मामला था उसकी तस्दीक खुद फवाद चौध साहब ने की, क्योंकि फवाद चौधरी साहब भी वहां पर मौजूद थे। ये जब इलेक्शन कमीशन की तौहीन इलेक्शन कमीशन की फर्द जुर्म लगाई गई थी तो इसमें ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि फवाद चौध साहब भी शामिल थे। और आज एक और गिरफ्तारी इमरान खान साहब की डाल दी गई है, क्योंकि साइफर का रूपकार जारी हो गया है। इसके ऊपर मैं आती हूँ, मगर मैं आपको बता दूं कि फवाद चौधरी साहब के मुताबिक इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को कोई धमकी नहीं दी। इमरान खान ने सिर्फ इतना कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि अगर आप इलेक्शन बर वक्त नहीं कराते तो आप लोगों पे आर्टिकल 6 लगेगा। हालांकि तोड़ मोड़ के खबर ये दी गई कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को धमकी दी कि अगर मैं बाहर आया तुम लोग पे आर्टिकल 6 लगाऊंगा, तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, दूसरी बात जो फवाद चौध साहब कंफर्म कर रहे हैं
اس میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ سندھ سے الیکشن کمیشن کے جو ممبران تھے عمران خان صاحب ان کو مارنے کے لیے دوڑے. ایسا کچھ نہیں تھا. الیکشن کمیشن کے جو سندھ کے ممبران ہیں عمران خان صاحب نے اس میں سے ایک ممبر سے یہ کہا کہ جوڈیشل کونسل میں آپ کے خلاف ایک ریفرنس ابھی بھی زیر التوا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے آج سے پہلے ایسا متعصب اور بے ایمان قسم کا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا. یہ ایک آدمی کا، ایک شخص کا رائٹ ہے کہ وہ بھی گفتگو کر سکے. یہ جو تھا کہ عمران خان نے مارا، عمران خان نے حملہ کیا، عمران خان نے گالیاں دی، عمران خان نے آرٹیکل 6 کے دھمکیاں دی، یہ سراسر جھوٹ تھا. یہ میں نے سچائی آپ کے سامنے رکھ دی جو فواد چودھری خود بیان کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی دھڑا دھڑ ضمانتیں ہو رہی ہیں. سائفر کیس کے اندر بھی ضمانت کا روپکار جاری ہو گیا، مگر کچھ دیر پہلے جو ہے وہ جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ سائفر ایک بنیاد بنا اور عمران خان کو جکڑا گیا، عمران خان کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، جلاؤ گھیراؤ ہوا، پورے ملک میں ایک تشدد کی لہر ہمیں نظر آئی. مگر آج وہی سائفر جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہوا، اس کے اندر روپکار ان کا جاری ہو گیا، ضمانت ان کی جاری ہوگی. مگر چونکہ عمران خان کو الیکشن اور پاکستان کی سیاست کے اس معاملے سے، اس پروسیس سے دور رکھنا ہے، تو عمران خان کا ٹھکانہ یا تو جیل ہوگا یا پھر پاکستانی سرزمین کوئی اور دوسرا ملک ہوگا. یہ دونوں چیزوں میں سے ایک آپشن زیر غور لایا جائے گا، اور ابھی تک صرف جیل کی ہی کہا جا رہا ہے کہ وہیں پہ عمران خان صاحب کو رکھا جائے گا. اسی لیے جی ایچ کیو حملہ کیس کے اندر بھی عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی گئی، حالانکہ عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت، اس حملے کے وقت وہاں پر موجود نہیں تھے. اب ایک اور اہم معاملہ، جو لوگ یہ بیان کر رہے تھے کہ 62(1)(f) کے حوالے سے میں نے کوئی بات نہیں کی، تو میں ذرا انتظار کر رہی تھی کہ دیکھا جائے کہ صورتحال کس اور جاتی ہے. میں اس کے اوپر کوئی تجزیہ نہیں، کوئی تفصیل نہیں دینے جا رہی، میں صرف آپ کے سامنے 2-4 چیزیں رکھوں گی. قاضی صاحب نے کہا کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو اسلام میں بھی اس کا راستہ ہموار ہے، اسلام بھی اسے معاف کر دیتا ہے. مگر یہ کیسے طے پائے گا، قاضی صاحب سے پوچھا جائے یہ کیسے طے پائے گا کہ توبہ کرنے والے نے صدقے دل سے توبہ کی ہے یا منہ دکھائی کی توبہ کی ہے، اور اس بات کی کیا گارنٹی یا ضمانت ہے کہ اب وہ گناہ نہیں کرے گا. اور شریف فیملی کے اوپر یہ الزام ہے کہ کرپشن ہے، خزانہ انہوں نے لوٹا، پاکستان کی ٹیکس پیئر منی کو لوٹا اور اپنی جائیدادیں انہوں نے بنائی. اسلام کی جب بات کرتے ہیں تو سعودی عرب کا ایمان اور اسلام تو سب کو پتہ ہے. سعودی عرب کے اندر بھی ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے، اس آدمی کی اوپر ایک مہر لگا دی جاتی ہے. چوری کرنے والا جو آدمی ہے، جو چور ہوتا ہے، جو کنفرم ہو جاتا ہے یہ آدمی چور ہے، اس کی انگلی کاٹ دی جاتی ہے، نہیں باز آتا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، نہیں باز آتا تو پھر اس کا گلا کاٹ دیا جاتا ہے. سعودی عرب میں ایسی سزائیں چلتی ہیں، وہاں بھی اسلام ہے اور وہ اسلام کا قلعہ ہے، وہ بھی وہاں پر یہ سزائیں ہیں. چلیے مان لیتے ہیں کہ پاکستان کا انصاف یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو، جہانگیر ترین کو چور ثابت ہونے کے اوپر 5 سال کی نااہلی انہوں نے کاٹ لی، انہوں نے اپنی سزا کاٹ لی. مگر کوئی اخلاقیات کا دائرہ بھی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. ایسی صورت میں جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ سرٹیفائیڈ چور تھے اور آپ لوگوں نے 5 سال کی نااہلی اپنی کاٹی ہے، عوام کے درمیان کس منہ سے جائیں گے؟ یہ تو ثابت ہو گیا، چھوڑ دیجئے اس بات کو کہ تاحیات نااہلی ہوئی نہیں ہوئی، یہ ثابت ہو گیا، یہ عدالت سے یہ ثابت ہو گیا کہ چور آپ تھے. عدالت نے کہیں یہ نہیں کہا کہ نواز شریف کو یا جہانگیر ترین کو جو 5 سال نااہلی کاٹی وہ غلط کاٹی، عدالت نے کہیں یہ نہیں کہا. مگر عدالت نے یہ کہا کہ انہوں نے اپنی سزا پوری کر لی، یعنی کہ عدالت نے یہ سرٹیفائی کر دیا کہ آپ لوگ چور تھے. کوئی اخلاقیات ہے یہ؟ اگر پاکستان میں تو اخلاقیات کا جنازہ ہی نکالا ہوا ہے. کوئی شرم لحاظ ہے کہ آپ کیسے منہ کے ساتھ پبلک کے اندر جائیں گے؟ جہانگیر ترین صاحب بھی ابھی نہیں نکلے، نواز شریف صاحب بھی ابھی نہیں نکلے، کیونکہ پتہ ہے عوام کے پاس جا کر بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے اور عوام ان کی سیاسی دکان کا آ کے سودا خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو عدالت سے یہ لوگ سرٹیفائیڈ چور ہیں. میں صرف اس کے اوپر اتنا ہی کہوں گی، مجھے اس کی تجزیے اور تفصیل میں نہیں جانا، مگر جاتے جاتے بلے کا امید ہے کوئی بہتر فیصلہ ہمارے سامنے آئے گا. مگر جاتے جاتے شیر افضل مروت صاحب ہیں، وہ بھی آج کے پی کے میں تھے اور انہوں نے جو گفتگو کی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ پی ٹی آئی کی جو مرکزی قیادت ہے وہ کیا چاہتی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ مروت صاحب کیا چاہتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے کچھ اندرونی اختلافات ہیں تو اس کو ایک ٹیبل ٹاک کے ذریعے سے سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو عوام کے اندر اس کا جنازہ نکالنے کی یا چوک چوراہے میں آ کے اس کو اناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مروت صاحب اس وقت گلیمرس ہیں اور پی ٹی آئی کے پوسٹر بوائے کے طور پہ دیکھے جا رہے ہیں. آج ان کی سٹیٹمنٹ سے تھوڑا سا مجھے اختلاف تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی میری جو زبان اور پذیرائی ہے وہ مرکزی قیادت جو ہے پارٹی کی، اس کو اس کی وجہ سے تھوڑی تکلیف ہے یا اس کو وہ پسند نہیں آ رہی.
KPK والے بھی ہمارے بھائی ہیں، بلوچستان والے بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، سندھ والے بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، پنجابی بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، پورا پاکستان ایک ہے۔ تو میری درخواست ہوگی مروت صاحب سے کہ زبان کے معاملے کو لے کے اتنا نہ اچھالیں کہ آج جو KPK اور پنجاب ایک جگہ پر کھڑا ہے یہ رفٹ آ جائے اور دشمن جو سازش اس بن رہا تھا اس سازش کو کامیاب کر دے۔ ویلوگ اگر پسند آیا تو اس کو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے۔ خدا